देख रहे हैं 11th क्लास के 3rd चैप्टर के अभ्यास प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने देख लिया कि किस तरीके से जो पादप जगत है वो कैसे शैवाल से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तब्दील हुआ, किस तरीके से विकास का जो क्रम है वो चलता रहा। तो आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कि किस तरीके से हमें आंसरिंग करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है और कितना इसका हमें उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैवालों का वर्गीकरण का क्या आधार है। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जब हमने शैवाल पढ़ा था तो आपने देखा था तो शैवाल है वो वर्णकों के आधार पे यानी कि क्लोरोफाइसी है ना, रोडोफाइसी, फियोफाइसी यानी कि भूरे रंग के शैवाल और लाल रंग के शैवाल और हरे रंग के शैवाल थे। तो ये कैसे हमने वर्गीकृत किए थे, उनके वर्णकों के आधार पे। फिर हमने देखा था कि उनमें जो भोजन का संचय है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो रहा है या स्टार्च के रूप में हो रहा है। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो गमन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। जैसे हमने रोडोफाइसी की बात करी थी तो उसमें क्या था, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था, जबकि फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट था। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से वो उपयोगी होते हैं या हम कहें कि और किस तरीके से जो उनकी कोशिका भित्ति है, जैसे कुछ में जो कोशिका भित्ति थी वो सेल्यूलोज की बनी थी, कुछ में काइटिन की बनी हुई थी। याद आ रहा है? तो जब भी हमारा ये क्वेश्चन आ जाए कि शैवालों का वर्गीकरण का आधार क्या है तो हमें क्या करना है, उनके वर्णक, उनका भोज्य जो संचित रूप कैसा होता है या मैं कहूँ कि उनकी जो भित्ति है वो कैसी बनी हुई है और उनके गमन के आधार पर उनमें कशाप कैसे पाए जाते हैं, उस आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो समझ में आ गया अपन के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरीके से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लीवरवॉर्ट मॉथ्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब जो है निम्नीकरण विभाजन हुआ है। अब ये निम्नीकरण विभाजन क्या है, दैट मीन्स रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कहाँ कहाँ हुआ है, किस में, लीवरवॉर्ट में, मॉस में, फर्न में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। तो हमने ये सारे टाइप पढ़े हैं, है ना। अब हमें क्या देखना है कि कहाँ पर और कब जो है निम्नीकरण का विभाजन पाया जा रहा है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, वो स्टेज देखनी है। जब हमने पूरा ये पढ़ा था, आपको वापस से एक बार स्लाइड देखिए और यदि आपने अच्छे से देखी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो हमें देखना है कि जब लीवरवॉर्ट की हम बात कर रहे हैं या मॉस के निम्नीकरण की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जो बीजाणु मात्र कोश है वहाँ पर निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, यानी कैप्सूल में। कब, जब बीजाणु मात्र कोश में होगा। आया क्लियर है। फिर हम बोल रहे हैं इसी तरीके से फर्न में। फर्न में जो है वो निम्नीकरण विभाजन कब हो रहा है, तो फर्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया है, वहाँ पर बीजाणु मात्र कोश के अंदर निम्नीकरण विभाजन हो रहा है। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे जब कि जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन कब हो रहा है, तो आपको पता है कि मेगास्पोरेंजियम जो होती है और माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि जो नर युग्मक और जो है हमारा मादा युग्मक है, उसमें क्या होगा, जब माइक्रोस्पोरेंजियम की हम बात करें, माइक्रो यानी कि नर युग्मक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे यानी कि परागकण। नर युग्मक में क्या बनता है, परागकण बनता है। जबकि जब हम मेगास्पोरेंजियम, मेगा यानी कि बड़ी यानी कि मादा, जब मादा की बात कर रहे हैं तो कहाँ बनेगा, मेगास्पोर के अंदर। यानी कि जो गुरु बीजाणु पर्ण बन रहे थे या जो गुरु बीजाणु बन रहे थे वो उस समय क्या होगा, निम्नीकरण विभाजन होगा। क्लियर है। अब ऐसे ही हमें एंजियोस्पर्म में बताना है। आपको पता है यहाँ पर भी स्त्रीधानी और पुधानी प्रेजेंट होगी, है ना, स्त्रीधानी और पुधानी होगी। इसकी भी जो मेगा सेल्स होगी और माइक्रो सेल्स होगी, तो उसी समय यहाँ पर भी निम्नीकरण विभाजन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लीवरवॉर्ट, मॉस में बताइए, अपन ने बता दिया, फर्न में बताइए। तो अब आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, वापस से आप स्लाइड में जाइए। यदि आपने ये चीज़ नोट नहीं करी है तो आप देखें कि कहाँ कहाँ ये चीज़ का इंडिकेशन दिया था कि जो रिडक्शन डिवीजन पाया गया है या निम्नीकरण विभाजन पाया गया है वो कौन से स्टेज में पाया गया था। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम चलते हैं, पौधों के 3 वर्गों के नाम लिखिए। पौधों के हमें 3 वर्ग बताने हैं जिसमें स्त्रीधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्त्रीधानी पाई जाती है। और इसी के साथ हमें क्या करना है, उसमें किसी एक वर्ग का जो जीवन चक्र बताना है। ठीक है,
तो जो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है और इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर स्त्रीधानी पाई जाती है। यानी कि जो 3 वर्ग हैं कौन कौन से, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अपन को यहीं पर ही आंसर क्लियर कर लेने हैं, हमें बात के बारे में नहीं सोचना है कि हम वापस से देख लेंगे और कर लेंगे, नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो डाउट भी यहीं क्लियर होगा। तो ब्रायोफाइट्स में है, ठीक है, आ गया, टेरिडोफाइट्स में है, आ गया, और जिम्नोस्पर्म में स्त्रीधानी पाई जाती है। हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड क्या पूछा है कि किसी भी एक वर्ग का जीवन चक्र बताइए। तो जीवन चक्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम मॉस का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, मॉस का एग्जाम्पल लिया तो आपको याद आ रही है वो कहानी। मॉस में हमने इस तरह का कुछ डायग्राम बनाया था, इस तरह से पत्ती नुमा बना था, फिर इस तरीके से ये शेप आई थी, फिर इधर एक कैप्सूल बना था सीटा जिसके अंदर स्पोर्स का निर्माण हो रहा था, वापस से ये फिर इस अवस्था में आएगा, फिर वापस से आएगा। याद आ रहा है? हमने पीढ़ी एकांतरण पढ़ा था और लाइफ साइकिल बताई थी इसके अंदर, वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। लेकिन हमें बस यहाँ क्या बताना है कि कौन सी स्टेज जो है वो शाखामय है या तंतुमयी है, फिर जो पत्ती अवस्था होगी उसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर जब अपन ने बात करी थी तो नर युग्मक बना था, मादा युग्मक बना था, याद आ रहा है? वो युग्मोद्भिद अवस्था आई थी, फिर उसके बाद में एक छड़नुमा संरचना बनी थी, वहाँ पर फिर कैप्सूल का निर्माण हुआ था, सिटा बना था, फिर उसके अंदर स्पोर्स बने थे, है ना। यहाँ पर स्पोर्स बने और ये स्पोर्स आगे जा कर के क्या होंगे, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होंगे, स्पोरोफाइट से फिर क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और इसी तरीके से क्या होगा, क्रिया चलती रहेगी, जनन क्रिया होती रहेगी। अब मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम के द्वारा। देखो ये क्या है, मॉस लीफी प्लांट है, यानी कि मॉस के बारे में हमने एग्जाम्पल की बात करी। फिर ये जो है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम का क्या मतलब होता है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत लाइट लग रहा है, 1 मिनट रुकिए आप बस, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये जो एंथ्रीडियम है, अब विजिबल है ना। एंथ्रीडियम का क्या मतलब है, एंथ्रीडियम का मतलब है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूधानी की। क्या बात कर रहे हैं बच्चों, पूधानी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर कौन सा युग्मक मिलेगा, नर युग्मक मिलेगा। फिर हम बोल रहे हैं आर्किगोनियम, आर्किगोनियम का क्या मतलब है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्त्रीधानी की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्त्रीधानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया अब एक छोटी सी बात है, यदि हमें युग्मनज बनाना है तो नर युग्मक भी होना चाहिए और मादा युग्मक भी होना चाहिए। युग्मक कहाँ से बनेंगे, जब तक हमें पास पूधानी या फिर स्त्रीधानी होगी तभी बनेंगे। तो मॉस लीफी प्लांट में एंथ्रीडियम है और आर्किगोनियम है, यानी कि स्त्रीधानी है, पूधानी है। अब स्त्रीधानी और पूधानी से क्या बनेगा, एक बनेगा नर युग्मक, एक बनेगा मादा युग्मक। तो oospore क्या हो गया हमारा, मादा युग्मक, और एंथ्रेजॉइड क्या हो गया हमारा, नर युग्मक। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, क्या हो गया, नर युग्मक, और ये हो गई हमारी मादा युग्मक। अब नर युग्मक भी है अपने पास और नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया हो गई, ये लो निषेचन की क्रिया भी हो गई, ये हो गया निषेचन। निषेचन से हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, जाइगोट आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ये लो हमारा जाइगोट आ गया। जाइगोट कैसा होता है, हमेशा आपको मैंने पहले ही बताया था, एक यानी कि यहाँ पर एन है, फिर मैंने बोला था यहाँ पर भी एन है, 2 एन मिल रहे हैं और एक बना रहा है, यानी कि यहाँ पर जब जाइगोट बनेगा तो कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा, ये डिप्लॉइड होगा, तो हमारे पास जाइगोट आ गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट वाली कंडीशन होगी, स्पोरोफाइट होगा तो कैप्सूल बनेगा, यानी कि ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था, अब ये वाला डायग्राम बनेगा। यहाँ से ये जो कैप्सूल है वो किसका काम करती है, स्पोर की मदर सेल, क्यों, क्योंकि वहाँ से स्पोर जनरेट होंगे, तो ये स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिकाएं मिली, स्पोर्स मिले हमें। फिर ये स्पोर्स क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कैसी है हमारी, तंतुमयी संरचना है, ठीक है, पत्तीनुमा संरचना है, तंतुमयी और पत्तीनुमा संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनीमा बना। प्रोटोनीमा से कैसी बन गई, बर्ड बन गई, और इसी बर्ड से क्या होगा, वापस से इस पूरे मॉस लीफी प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा था हमें, कि जो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, उसमें स्त्रीधानी पाई जाती है, नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म में। फिर हमसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी भी एक वर्ग का लाइफ साइकिल बता दो, तो हमने बता दिया,
चीज़ें क्लियर हो गई। देखो बच्चों, अपन ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है स्लाइड में, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। आपको क्या करना है, बस वहाँ की जो चीज़ है, वो जो चीज़ है हमको इस क्वेश्चन के अंदर अरेंज करनी है। ये एक मेंटल वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है कि किस तरीके से हमें किस चीज़ का आंसर देना है। क्लियर है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फिर हमसे पूछ रहा है सूत्र गुणता, यानी कि जो भी इसने अपन को वर्ड्स दिए हैं उसमें अपन को क्या बताना है कि उनका जो गुणसूत्रता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या है। गुणसूत्रता का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, त्रिकसलन है, त्रिकसलन में गुणसूत्रता क्या आएगी? अरे नेचुरल सी बात है, 3n आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि 2n हमारा वहां पर मिला था। कहाँ पर? जो भ्रूण पोष था उसके अंदर जो हमारा जो अंड कोशिका थी उसके ऊपर जो 2 केंद्रक वाला था, जहाँ केंद्र आकर के मर्ज हो गए थे। याद आ रही है वो सिचुएशन? अरे भाई इस तरीके की थी कि नहीं? इतनी जल्दी भूल जाते हो। 2n वाली थी, फिर नर युग्मक यानी कि परागकण आ रहा था एक, वो इससे जाकर के यानी कि n यहाँ पर आया, क्या बना रहा था? 3n। तो आपसे पूछा जाए त्रिकसलन की गुणता क्या है, या फिर जो त्रिकसलन की वजह से अपने पास क्या बना था? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना था, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना था, उसकी गुणसूत्रता बताइए। अरे भाई इससे 3n से क्या बन रहा था? क्या बन रहा था बच्चों? प्राथमिक, ठीक है, भ्रूणकोश केंद्रक बन रहा था, हाँ या ना? तो ये केंद्रक कैसा होगा, उसकी गुणसूत्रता कैसी होगी? 3n होगी, हाँ या ना? क्लियर है ना चीजें? देखो आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं अपन गुणसूत्र। मॉस की प्रथम तंतु कोशिका, अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ही हमने अभी किया है कि गुणसूत्रता सीधी सी बात होगी अगुणित। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण हुआ था किसका? जब अपन ने तंतुक अवस्था देखी थी तो स्पोर का निर्माण होगा। स्पोर हमेशा कैसे होंगे? अगुणित होंगे, है ना? चीज क्लियर है ना? अब ऐसे ही अपन देखेंगे द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो त्रिगुणित हो रहा है, ट्रिप्लॉइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक भ्रूणकोश का केंद्रक है। ठीक है, फिर हमसे पूछा मॉस की पत्तियों की कोशिका कैसी होगी? अगुणित होगी भाई। ऐसे करके अपन से बहुत सारी चीजें हैं, आपको बस स्लाइड पे ध्यान देना है कि कहाँ पर किस तरह की गुणसूत्रता। हमने बहुत डीपली पढ़ी है हर लाइफ साइकिल को। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व, जो कि हमने बहुत वास्ट लेवल पे पढ़े। याद आ रहा है? मॉस की वो चादर हमने बिछाई थी, या फिर हम बात करें शैवाल की, तो अपन ने जब बात करी थी स्पेस के जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? खा रहे थे ना, शैवाल को खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? क्योंकि प्रोटीन की मात्रा थी। याद आ रही है वो चीज़? और हमने बोला था कि एक टाइपराइटर होता है, उसका एक लेपन होता है लैमिनेरिया से, एल्जीन से। याद आ रहा है? फिर हमने अगार भी बनाई थी, भोज्य पदार्थ में अपन ने सारा वो सरगासम लिया था चारा के रूप में। याद आ रहा है? वो ही, और औषधियों के रूप में भी काम आती है शैवाल। तो आपको क्या करना है, वो जो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी ना, वही चीज़ यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिखना है। जैसे इसने बताया भोजन के रूप में, भोजन के रूप में अपन को यूज़ ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिया एलेरिया, सरगासम, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिर हम बात कर रहे हैं जैसे शैवाल व्यवसाय में एल्गी, भाई आपको पता है जितने भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अपन क्या कर रहे हैं, कल्चर करके ही तो उनको संवर्धित कर रहे हैं, यानी कल्चर यानी कि संवर्धन। ठीक है, कल्चर मीडियम होता है जिसको हम एगार कह रहे थे। याद आ रही है? जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एगार से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसे पैट्री डिश लेकर के ये हमने क्या बनाया था, एगार बनाया था। यहाँ एगार डाला, ठीक है, ये जेल लाइक मतलब कंडेंस एक वो होता है, मटेरियल होता है। फिर अपन इसमें पैट्री डिश में डालेंगे, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ग्रो हो जाएंगे, यानी कि इनका कल्चर हमने करवाया था। इसी तरीके से जो कॉन्ड्रस है, जो कॉन्ड्रस का उपयोग गर्ल्स जो होती हैं कॉस्मेटिक यूज़ करती है, हाँ या ना, तो उसके अंदर भी देखो शैवालों का कितना यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा एलेरिया, लैमिनेरिया हमने ऑलरेडी बात करी थी अगार के बारे में। इसके अलावा हमने देखा था कि आयोडीन भी हमें मिलता है। ये देखो बच्चों, जो क्लोरेला है, क्लोरेला का जैसे आप इनकी जो मतलब वर्ग होते हैं, सब स्पीशीज़ होती हैं ना क्लोरेला, तो उसको यदि आप वाटर में छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जो अंडे दिए हुए होते हैं मॉस्किटोज के, जो कि मलेरिया फैलाते हैं, वो उनको नष्ट कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। कितना अच्छा यूज़ है ना शैवालों का।
तो क्या कह रहा है, क्लोरेला से क्या कर रहे हैं, मलेरिया के उन्मूलन में भी यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा लाल शैवाल से जो तरंगे निकलती है, अपन विद्युत तरंगे भी यूज ले सकते हैं। चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा अब अपन देखते हैं जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म का नाम आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा, हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी, हाँ या ना। तो सजावट के रूप में हमने क्या यूज़ लिया, इन जिम्नोस्पर्म का यूज़ लिया। भोज्य पदार्थ के लिए भी हम जिम्नोस्पर्म का यूज़ लेते हैं, और फर्नीचर की लकड़ी के लिए क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाखें तो मतलब शाख होती है इनमें, जो बाहर की जो कहते हैं ना बाक जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनका उपयोग फर्नीचर के लिए अपन करते हैं। औषधियों में भी बहुत ज़्यादा ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। इससे जो औषधियाँ बनती है वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। और जो एबिस बल्गेरिया है, जैसे बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं वो उनका निर्माण भी जिम्नोस्पर्म के पादप से, क्योंकि क्या है, जिम्नोस्पर्म का यूज़ अपन ऑयल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास बीज है। भले ही इसका बीज क्या है, आवरण रहित है, लेकिन बीज तो है, तो इसके बीजों से आराम से तेल बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया अपन का ये क्वेश्चन का आंसर। फिर हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज है, लेकिन वर्गीकरण अलग क्यों। अरे सीधी सी बात है ना भैया कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें बीज नहीं है, वो बीज है लेकिन उसमें आवरण नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है, आवरण पाया जाता है, पुष्प का आवरण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। बस वही कहानी हमें यहाँ पर इंडिकेट करनी है कि यहाँ पर कैसे होगा, पुधानी होगी, स्त्रीधानी होगी, पुष्प के बारे में बताना होगा। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या है, पुष्प होता ही नहीं है, हाँ या ना, यहाँ पर बीज बन रहा है जो आवरण रहित है। हो गई क्लियर कहानी। फिर हमें जो विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता मैंने क्या बोली थी, जब युग्मक, नर युग्मक और जो मादा युग्मक है ये नाप और माप में क्या है, असमान हो। बहुत अच्छी से तरीके से बताई थी मैंने, क्लेमाइडोमोनास के एग्जाम्पल भी लिए थे, याद आ रहा हो आपको, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि यदि नर युग्मक और मादा युग्मक असमान है माप में, तो ऐसी जो क्रिया या ऐसी जो कंडीशन कहलाएगी वो विषम बीजाणुकता कहलाएगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे दो प्रकार के बीजाणु, छोटा और बड़ा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। छोटा किस में पाया जाएगा, जो नर युग्मक होगा, और बड़ा किस में जब पाया जाएगा, जो मादा युग्मक होगा। फिर हम देख रहे हैं कि जो ये मतलब कंडीशन आई थी विषम बीजाणुकता, वो सबसे पहले किस वाले वर्ग में देखी गई थी पादप के, तो आप बोलेंगे टेरिडोफाइट्स में। सबसे पहले टेरिडोफाइट में सर्वप्रथम ये कंडीशन देखी गई। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं उदाहरण सहित जो शब्दावली है उसको देनी है। यहाँ पर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रथम तंतु, अभी आज ही हमने पढ़ा है मॉस के अंदर। प्रथम तंतु क्या होता है, पूधानी। पूधानी अभी हमने मॉस वाले में देखी थी, कैसी, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है जहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होता है। द्विगुणित, द्विगुणित क्या होगा, जायगोट कैसा होगा, 2n वाली कंडीशन होगी। और हम बोल सकते हैं जो युग्मोद्भिद है ना, वो कैसा है, अगुणित है, लेकिन जो बीजाणुभिद है वो कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉइड होता है, तो अपन उसकी कंडीशन बता सकते हैं। बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण क्या होता है, आपने याद आ रहा है, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण, उसके बारे में हमें यह बताना है। समयुग्मकी जो कार्य और संरचना में समान हो, तो यही चीज हमने यहाँ दे रखी है आराम से। पूधानी क्या है, प्रथम तंतु क्या है, इस और स्त्रीधानी, बीजाणुपर्ण और हमारा समयुग्मकी, यानी कि जो संरचना और कार्य में समान होते हैं। फिर अंतर करने हैं अब हमें, किसमें, लाल शैवाल और भूरे शैवाल। सीधी सी बात है, जब भी लाल शैवाल और भूरे शैवाल की बात आएगी वर्णक में अंतर बता दो। फिर आप बता दो इनकी कोशिका भित्ति कैसे बनी हुई है। इसके अलावा आप बता दो इनमें भोज्य पदार्थ का संचय कैसे होता है। इसके बाद आप क्या बताओगे, गमन कैसा होता है, और आपको यदि इसके उपयोग भी आते हैं और उदाहरण भी आते हैं तो वो आप इसमें इंडिकेट कर दो। ठीक है। लीवरवर्ट और मॉस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लीवरवर्ट और मॉस, उसकी लाइफ साइकिल भी देखी थी। मॉस के बहुत सारे उपयोग है, आप इजीली इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। समबीजाणुता, विषम बीजाणुता अभी अपन ने देखी है। जो विषम बीजाणुता है वो क्या है, जब माप और समान में क्या हो, अलग हो, और यहाँ पर समान होगी तो समबीजाणुता आ जाएगी। युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, त्रिक संलयन की अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी। युग्मक संलयन की क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पर एन है, एन कौन सा है, अंड कोशिका वाला, ये कौन सा एन है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला एन, ठीक है। और ये मान लो 2n है, क्योंकि अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, भ्रूणपोष की। फिर एक क्या आएगा, परागनलिका से परागकण आएगा। ये परागकण जब इस वाली कोशिका से क्या करेगा,
क्रॉस करेगा, संलयन करेगा, तो इस तरह से जो बना वो क्या बनेगा, 2n बनेगा। यही युग्मक संलयन है। त्रिक संलयन अपन अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे इस तरीके से अपन ने बहुत सारे जो है अंतर कर रखे हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, वैसे आपको सब कुछ आता है, डोंट वरी। एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किस प्रकार, यहाँ पर भी अपन को एक बीजपत्री हमने बात करी थी जिसमें एक ही पत्र हो, यानी कि इस तरीके से। ये किसका बीज है, यानी कि जो मक्के का दाना है वो कैसा है, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है, हाँ या ना। और यदि अपन बात करें मटर या फिर चने के दाने के बारे में या बीज के बारे में, तो वो कैसा होगा, द्विबीजपत्री होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 समान पत्र प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंस करना है। फिर हम देखेंगे अब अपन को यहाँ पर देखो बच्चों, यदि आपने स्लाइड्स में चीज़ों को अच्छे से देखा होगा, चीज़ों को, हर चीज़ को नोट किया होगा ना, तो मैं नहीं मानती कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जितने भी स्टार्टिंग से, वो आपको ना आए। डेफिनेटली आपको आएंगे, क्योंकि यदि आपने कंसंट्रेट होकर के एक बार भी वीडियो अच्छे से देखा होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ। क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी सा आंसर है जो आपको खुद को आ जाएगा। देखो ना, क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आप देखो, मॉस का हो सकता है क्या, टेरिडोफाइट का हो सकता है क्या, शैवाल का हो सकता है क्या, जिम्नोस्पर्म का, किसका होगा। अभी हमने बात भी करी थी नर युग्मक और मादा युग्मक वाली, जिसमें विषम बीजाणुकता में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था क्लेमाइडोमोनास का, वो किस में आएगा, शैवाल में इसका आंसर आएगा। क्लियर है चीज़ें। इसी तरीके से हमें साइकस, सिलेंजुलेना अभी एग्जाम्पल आया था, स्फेगनम भी एग्जाम्पल आया था। तो आपको क्या करना है, इससे डिनोट करना है साइकस मॉस से मिल रहा है या हमें टेरिडोफाइट से मिल रहा है या जिम्नोस्पर्म से मिल रहा है। ये आंसर आपको खुद को देखना है। एक बार आप स्लाइड पे जाइए, आंसर कीजिए, थोड़ी सी मेहनत तो बनती है, इतनी सी तो मेहनत बनती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलाक्षिक गुण। जिम्नोस्पर्म का सबसे अभिलाक्षिक गुण क्या है, इसमें बीज पाया जाता है और वो भी कैसा, आवरण रहित, सबसे बेस्ट क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी, इसमें संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा था। और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है। हम ऑलरेडी इसके जितने भी यूटिलाइजेशन है जिम्नोस्पर्म का हमने देखा, कहाँ कहाँ भोज्य पदार्थों में पाया जा रहा है, औषधि के रूप में पाया जा रहा है, व्यवसाय के रूप में पाया जा रहा है, सजावटी पौधों के रूप में पाया जा रहा है, वो अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए अभिलाक्षक गुण ही तो है उनके, हम फर्नीचर बना रहे हैं, हम दवाइयाँ बना रहे हैं, वो सब इसके अंदर आ सकता है। फिर हम देख रहे हैं अब क्या हुआ, हमारा ये जो सारा पार्ट था, हमने जितना पूरा प्लांट किंगडम पढ़ा उसका क्या किया, आपने सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे। आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक छूटा है अपना, नहीं छूटा। जिम्नोस्पर्म आपसे पूछा, टेरिडोफाइट में आपसे विषम बीजाणुकता पूछ ली है ना, ब्रायोफाइट्स आपसे पूछ लिया और हमसे शैवाल पूछ लिया, फिर बचा क्या। यानी कि देखो आपके जो क्वेश्चन बने वो कैसे बने, या तो किसी का एग्जाम्पल पूछ लिया, या डिफरेंस पूछ लिया, या उसके कैरेक्टर्स पूछ लिए जो हमने बहुत अच्छे से, या उसकी लाइफ साइकिल पूछ ली, है ना। तो अपन ने यही चैप्टर में पढ़ा है। फिर कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ पा रहे आपको, क्वेश्चन क्यों नहीं आ पाएंगे, आएंगे, अच्छे से आएंगे। स्लाइड्स देखो, चैप्टर को अच्छे से रीड करो, डेफिनेटली क्वेश्चंस को आराम से। और बच्चों एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सी है, सबको आती भी होगी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, आप 5 या मतलब 3 मिनट आप लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चंस आपने पढ़ ली, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। पहली अपनी एक बात होती है कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि आखिरकार उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यदि आपने वो चीज़ क्लियर कर ली ना, आप आराम से, फिर उसके बाद आप देखोगे कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है या निबंधात्मक है, उस हिसाब से उसका आंसर उसमें डिनोट करना है। साथ में यदि आपसे कोई उदाहरण पूछा जाए, उदाहरण लिखिए, उदाहरण को यदि इलोबरेट करना है वो भी आप कीजिए। डायग्राम आपको आता है, यदि निबंधात्मक प्रश्न पूछा है और आपको कंटेंट में आपको लग रहा है कि ये कंटेंट मुझसे मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, आप उसमें के अंदर डायग्राम ऐड कीजिए, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी की, कलर्ड पेन यूज़ करिए, तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। और नॉलेज है, कंटेंट क्लियर है, तो फिर आपके नंबर कहीं पर भी नहीं कटेंगे, आराम से आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद। इससे पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी है, फिर मिलेंगे जल्दी ही।